Hello everyone. Today we are starting our new chapter. The name of our chapter is Molecular Basis of Inheritance. Here in your textbook on page number 70, the first thing which you can see is, can you recall what is nucleic acid? What are the type of nucleic acid? What are the function of nucleic acid? What is the difference between DNA in prokaryotes and DNA in eukaryotes? So these are few questions जिसका आंसर आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है if you want to understand this chapter completely or and in a better way. ठीक है, तो students सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो सबसे बेसिक चीज जो है वो ये है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होती है. अभी जो हमने हमारा प्रीवियस लेक्चर किया है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे थे कि ट्रेड्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं. एंड नाउ यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस कि इट इज डीएनए or you can say it is gene, it is chromosome which is responsible for the transmission of character from one generation to the next generation. आपने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है. जिस टाइम पर मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को किए थे उस टाइम पर मेंडल को जीन्स के बारे में और ये सारी चीजों के बारे में पता नहीं था. डीएनए क्या होता है, डीएनए के बारे में भी जो है वो पता नहीं था. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको जो मॉलिक्यूलर लेवल पे इनहेरिटेंस हो रहा है, डीएनए की वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पर, उसके बारे में हमको पढ़ना है. तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम करना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये यार हम लोग 11th में कर भी चुके हैं कि इनसाइड योर सेल, ठीक है, आपका जो सेल होता है, इनसाइड द सेल यू कैन सी अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो होता है उसी न्यूक्लियस के अंदर जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. और ये जो न्यूक्लियस होता है, द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लिन. और इस न्यूक्लिन के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड होता है. दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए एंड डीएनए. आरएनए जो होता है, इस चैप्टर को जब हम आगे और पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू कि आरएनए जो होता है इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन. और जो डीएनए होता है, डीएनए इज अवर हेरिडिटरी यूनिट, हेरिडिटरी मटेरियल होता है ये हमारी बॉडी का. और मेन जो दो फंक्शंस होते हैं मैंने आपको बता दिया. पहला क्वेश्चन क्या था, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट होता है, ठीक है, whatever material which is present inside the nucleus is known as the nucleic acid. ठीक है. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड आप ऑलरेडी 11th में ये चीज पढ़ चुके थे कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ठीक है, दो टाइप के होते हैं. इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड. इफ यू रिमेम्बर दैट, अगर आपको याद नहीं है तो यू हैव टू रिवाइज that entire thing कि nucleic acid is made up of nucleotide. In 11th standard I had given you the example of the necklace. किस तरीके से necklace में जो मोतियां लगी होती है उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड होती है. न्यूक्लिक एसिड भी अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं अटैच होते हैं और वो एक पूरा न्यूक्लिक एसिड बनता है. That nucleotide is made up of phosphate group and nitrogenous base and pentose sugar. वो सारे differences I hope you remember. deoxyribose sugar, ribose sugar and nitrogenous bases में हम लोगों ने adenine, thymine, guanine and cytosine ये सारी चीजों के बारे में पढ़े थे. तो आपको वो एक रिवाइज करना है उस चीज को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको उन चीजों को समझना और उनको रिवाइज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए. फंक्शन क्या है, फंक्शन है आरएनए का, इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस. आरएनए हमको किस में हेल्प करता है, आरएनए हमको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए. डीएनए का फंक्शन क्या होता है हमारा, डीएनए जो होता है वो हमारा किस में हेल्प करता है, डीएनए जो होता है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास आउट करता है, वो हमारी हेरिडिटरी होता है. What is the difference between DNA in prokaryotes and eukaryotes? Prokaryotes and eukaryotes क्या है, ये एक सबसे बेसिक चीज
जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेल. प्रोकैरियोट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स जो आपको कुछ बैक्टीरियाज और प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है. यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल जो होता है एडवांस टाइप का सेल होता है. प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स, और यूकैरियोटिक सेल जो होता है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं. इनके डीएनए में भी यही डिफरेंस होता है कि इनका जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में बहुत ही सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप का होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, सर्कुलर होता है और कुछ ही जीन्स होते हैं उनके अंदर. while the eukaryotic DNA is present inside the nucleus, proper nuclear membrane के अंदर होते हैं वो, और कवरिंग होती है, एंड देयर आर मेनी जीन्स इन द डीएनए. ये सारे डिफरेंसेस और ये चीजें जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो सबसे पहले डिस्कवरी जो है डीएनए की वो किसने की थी, क्या था? जैसे कि आपको पता है कि मेंडल ने जब सारी अपने काम किए थे, मेंडल की जो डिस्कवरीज हुई थी, तो उस टाइम पर लोगों को जीन के बारे में नहीं पता था, डीएनए क्या होता है इसके बारे में इतना नहीं पता था. तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो उसके लिए काम कर रहे थे और जानना चाहते थे कि which is the factor which is responsible for the transmission of character from one generation to the another generation. तो जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है डीएनए की जो है हमको कहाँ से ज्यादा मिलती है, न्यूक्लिक एसिड के डिस्कवरी और उसके बाद में डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उससे मिलती है. 1869 में फ्रेडरिक मिस्टर जो है उसने क्या किया था, उन्होंने वाइट ब्लड सेल के ऊपर काम करना चालू किया था. जो पस सेल होते हैं, पस के जो सेल्स होते हैं उसमें वाइट ब्लड सेल्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं. तो उन्होंने बहुत सारे पस के जो बैंडेजेस थे वो लोकल हॉस्पिटल से लिए, और फिर उनमें जो सेल्स थे उनको उन्होंने क्या किया, सॉल्ट सोल्यूशन से वॉश किया. फिर उसके बाद में उसमें वीक अल्कलाइन सोल्यूशन जो है उसमें ऐड किया. तो जब अल्कलाइन सोल्यूशन को उसमें ऐड किया जाता है तो कैसा होता है, सेल लाइसिस होता है. सेल लाइसिस जो है वो मतलब सेल जो है रप्चर हो जाता है. और जो सोल्यूशन था उन्होंने क्या देखा कि न्यूक्लियाई जो है, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाता है सोल्यूशन में. और न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने क्या देखा कि जो कंटेंट था, ठीक है, उसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया. और केमिकली जब उन्होंने उस न्यूक्लिन को स्टडी किया तो व्हाट ही फाउंड दैट दिस न्यूक्लिन हैज अ हाई फास्फोरस कंटेंट और इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी थी. क्या देखा उन्होंने कि वो जो न्यूक्लिन था, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मटेरियल था वो जो प्रेसिपिटेट होकर के मिला था उनको सोल्यूशन में, उसमें जो है फास्फोरस बहुत ज्यादा था और एसिडिक प्रॉपर्टी थी. तो इसलिए उसका उन्होंने क्या नाम दिया, इसका न्यूक्लिक एसिड उसको नाम दिया उन्होंने. ठीक है. बाय द अर्ली 1900 प्रोटीन, बाद में हमको ये चीज जो है मिक्सचर्स के न्यूक्लियन से ये हमको पता चल गया कि वो जो मिक्सचर था उसमें प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड होते हैं. दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए होता है. ठीक है. तो पहले स्टार्टिंग में जो है कैसा हुआ था कि पीपल वर नॉट वेरी श्योर कि जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये उनको लगता था. बट वेदर इट इज डीएनए और इट इज प्रोटीन विच इज जेनेटिक मटेरियल, दे वर नॉट श्योर अबाउट इट. ठीक है. उनको ऐसा लगता था कि प्रोटीन जो है, क्योंकि प्रोटीन जो है लार्ज था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, तो इसके लिए उनको ऐसा लगता था कि protein is that material which is responsible for the transmission of the genetic character from one generation to the another generation. On the other hand, DNA बहुत small and simple molecule था, उसका जो कॉम्पोजिशन होता है स्पीशीज टू स्पीशीज वो भी बहुत ही थोड़ा सा ही वेरी करता है. तो उनको ऐसा लगता था कि डीएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल. लेकिन जैसे जैसे टाइम गया, अलग अलग आइडियाज आते गए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते गए, तो फिर उससे ये चीजें क्लियर होती गई कि प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल. प्रोटीन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट नहीं करी. इट इज डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ genetic material from one generation to the next generation. Over a period of roughly 25 years, from 1928 to 1952, जितने भी genetics के जो experts थे वो इस बात से कन्विंस हो गए थे कि इट इज डीएनए नॉट अ प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. तो ये चीज कन्विंस होने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जो उस टाइम पर हुए थे, जिनसे वो कन्विंस हो गए थे कि प्रोटीन नहीं है, डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट कर रहा है. तो उसमें से कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स है
वो हमको अभी पढ़ने हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। नाउ वी विल स्टडी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ग्रिफिथ जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1928 में किया था। ही वाज ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर। उनका पूरा जो नाम था वो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। एंड उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने दो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किया। द फर्स्ट वन इज द बैक्टीरिया। ठीक है, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। उन्होंने इस बैक्टीरिया का यूज किया था। और दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्होंने यूज किया था वो था माइस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है, इट इज अ बैक्टीरिया which is responsible for the pneumonia। ये क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है इसमें और दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। टाइम पर बहुत कॉमन कॉज था दैट डेथ का उस टाइम पर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, तो वो एक्सपेरिमेंट वो क्यों कर रहे थे? टू फाइंड अ क्योर फॉर द निमोनिया। वो निमोनिया का क्योर को ढूंढने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर इन्होंने बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन्स को किया था। बैक्टीरिया जो होते हैं उसके कई स्ट्रेन्स होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दो स्ट्रेन्स को, दो टाइप्स को यूज किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की। एक जो स्ट्रेन है, जो फर्स्ट स्ट्रेन है, जिसको हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं? एस स्ट्रेन कहते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रेन है उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्ट्रेन को एस स्ट्रेन कहा जाता है। और दूसरा वाला जो स्ट्रेन है उसको क्या कहा जाता है? कहा आर स्ट्रेन का। ठीक है, ये जो एस स्ट्रेन थी, इट इज अ विरुलेंट स्ट्रेन, यानी कि ये जो थी ये जानलेवा स्ट्रेन थी। निमोनिया होता था, निमोनिया कॉज करता है। और ये जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, सपोज ये एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है। वेट अ मिनट, दिस इज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया होती थी, इनके ऊपर जो है, ठीक है, इनके ऊपर ये एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल होती थी, एक कवरिंग होती थी। और दूसरा जो, उसको एस टाइप का कहा जाता था। और दूसरी जो है आर स्ट्रेन जो होती है, वो नॉन कैप्सुलेटेड है, उनके ऊपर कोई कैप्सूल या कोई कवरिंग जो है वो नहीं होती थी। एंड ये नॉन पैथोजेनिक होता था, डिसीज जो है वो नहीं होती थी। ठीक है, ये दो उन्होंने बैक्टीरिया लिया। और इसके लिए उन्होंने टोटल 4 एक्सपेरिमेंट किए थे। कैरीड 4 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। दिस वन इज द फर्स्ट सेट, दिस इज द सेकंड सेट। ठीक है, ये सेकंड है। और ये वाला आप देख सकते हो, ये थर्ड सेट है। एंड दिस वन इज द फोर्थ सेट। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा क्या है? फोर्थ सेट है। ठीक है, इन द फर्स्ट सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस का, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो वो माउस जो था, जो उसको क्या हो गया? उसको निमोनिया हो गया एंड द माइस डाइड। वो माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये माइस जो है, ये माउस, इसकी डेथ हो चुकी। ठीक है, दिस वाज हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड, अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? माउस के अंदर आर स्ट्रेन जो है, ठीक है, वो आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। आर स्ट्रेन जैसे आपको पता है, यहाँ पर हमने बताया है कि आर स्ट्रेन जो है वो नॉन विरुलेंट होता है, मलेरिया न्यूमोनिया कॉज नहीं करता और इससे डेथ नहीं होती है। तो हियर यू कैन सी कि ये जो चूहा है, ये जो माइस है, ये जिंदा रह जाता है, माउस ये मरता है। ठीक है, इन हिज थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? जो एस्ट्रेन थी, इस एस्ट्रेन को क्या किया? हीट किया। हीट करने से क्या हुआ कि ये एस्ट्रेन के जो बैक्टीरिया वो मर गए। मरने के बाद में कोई भी चीज एक्टिव नहीं रह जाएगी, तो वो डिसीज तो कॉज करेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या देख सकते हो, आपके जो माइस है, माउस है, वो जिंदा रह जाता है। ठीक है, in his fourth set of experiment, now see here something interesting will happen। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया? फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ही मिक्स्ड
heat kill S bacteria with a live bacteria of S strain and injected it to the mouse. क्या किया यहाँ पर ये S strain का बैक्टीरिया है और ये वाला जो है ये R strain है. This is S strain and this one is the R strain. तो यहाँ पर जो S strain इन्होंने लिया है इसको हीट करके किल कर दिया और R strain जो थी वो जिंदा लिया और इन दोनों को उन्होंने क्या किया, मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में माइस के अंदर क्या है, इंजेक्ट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था, S strain जो है वो मरी हुई है, R strain जो है उससे निमोनिया होता नहीं है, तो चूहे को कुछ नहीं होना चाहिए था, उसने तो जिंदा रहना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं. The mice died and ग्रिफिथ ने जब उसके ब्लड सैंपल को क्या किया, डेड माइस के जब माउस के डेड सैंपल को उन्होंने स्टडी किया तो what he found, he recovered a large number of live S strain bacteria from the blood of dead mouse. उसको क्या मिला कि वो जो ब्लड है उसमें से बहुत सारे जिंदा S strain के बैक्टीरिया मिल गए. तब ये सोचने की बात है, S strain तो मरा हुआ था, तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में कुछ तो ऐसा हुआ कि हार्मलेस R strain बैक्टीरिया जो है वो S strain बैक्टीरिया में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया. तो ग्रिफिथ ने देखा कि मतलब ये जो हो रहा है, ये उन्होंने क्या सोचा कि इट इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो था वो हीटेड S strain का जो था वो R strain में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया है और जिसकी वजह से क्या है, वो माउस जो था, जो R strain था, उसने भी वो विरोलिन प्रॉपर्टी ले ली है और वो भी कैसा हो गया, निमोनिया कॉज करने लगा. तो उसने वो जो चीज ट्रांसफर हो रही थी उस टाइम पर से ये नहीं पता था कि इट इज डीएनए, बट उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. यहाँ पर देखो आप उसका कंक्लूजन देख सकते हो. Griffith concluded that the R-type bacteria must have taken up to what he called a transforming principle from the heated kill S bacteria. मतलब उसने क्या बताया उन्होंने कि R टाइप के बैक्टीरिया ने क्या किया, कुछ तो लिया और उस क्या लिया उन्होंने, डीएनए था वो, बट उसको उन्होंने क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. कहाँ से, एस बैक्टीरियम से लिया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, वो स्मूथ और विरुलेंट फॉर्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गया, जिससे माइस की जो है वो क्या हो गई, डेथ हो गई. The next experiment is the Avery, MacLeod and McCarthy experiment. ठीक है, in 1944 10 years का रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में there were three scientists. ठीक है, and the name of the scientists were Oswald T. Avery, Colin M. MacLeod and Maclean McCarthy. ये सारे जो थे वो रॉकफेलर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से थे. इन्होंने सबसे पहला ये प्रूफ, ये एविडेंस जो है ये डिस्कवर किया था कि इट इज डीएनए which is a genetic material and it is responsible for the transmission of the character from one generation to the next generation. So what they did in their experiment, ये हमको सबसे पहले समझना है. उन्होंने क्या किया, एस्ट्रेन, जैसे कि आपको पता है कि जो एस्ट्रेन के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो विरुलेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, निमोनिया जो है वो कॉज करते हैं माइस के अंदर. तो यहाँ पर उन्होंने एस्ट्रेन के बैक्टीरियाज जो थे उनमें से अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को क्या किया, सेपरेट किया, एक्सट्रैक्ट करके ले लिया. इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और अदर मटेरियल्स, ठीक है, वो एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे उससे क्या किए, सेपरेट किए और इसको मिक्स किया, हीट किल एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन को सेपरेटली. तो ये कंफर्म करने के लिए कि क्या मतलब डीएनए जो है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है या नहीं है. सो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये जो आप पहला स्लाइड देख रहे हैं, पहला टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, इसमें आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया है. ठीक है, और एस्ट्रेन जो है, एस्ट्रेन के बैक्टीरिया के जो प्रोटीन थे, ठीक है, प्रोटीन को या सॉरी पॉलीसेकेराइड्स होते, कार्बोहाइड्रेट जो थे उसको क्या किया गया, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, बाय एडिंग द एंजाइम उन्होंने क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उसको प्रोटीन क्या कर दिया, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, स्टूडेंट्स,
तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल अगर होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में देखे हो कि एस्ट्रेन जो है कुछ तो ट्रांसफर करता है एस्ट्रेन में। एस्ट्रेन जो है मरने के बाद भी लिविंग एस्ट्रेन में कोई तो जेनेटिक मटेरियल कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग कैरेक्टर ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से चूहे की डेथ हो जा रही थी, माइस की डेथ हो जा रही थी। तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, सॉरी प्रोटीन कह रही हूँ मैं, पॉलीसेकेराइड जो कि क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है। तो अगर जो पॉलीसेकेराइड जेनेटिक मटेरियल था, तो पॉलीसेकेराइड अगर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल एस्ट्रेन में जाता ही नहीं, तो चूहा जो है वो मरता नहीं, वो जिंदा रहता है, क्योंकि आर स्ट्रेन तो कैसी हमारी नॉन विरोलेंट होती है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि माउस जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होती है कि कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने किया, इसमें इन्होंने क्या किया, लिपिड जो है, ठीक है, लिपिड को एंजाइम्स डाल करके, लाइपेज वगैरह जो एंजाइम होते हैं वो डाला, और लिपिड को क्या कर दिया उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर उन्होंने किसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लिपिड को। अब ये जो सोल्यूशन है, इसमें पॉलीसेकेराइड है, आरएनए है, प्रोटीन है, डीएनए है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर लिपिड जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पर माइस जो है जिंदा रहता, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी चूहा मर गया। तो ये भी क्या पता चलता है यहाँ पे कि पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, नहीं है। थर्ड, उसमें आरएनए को डिस्ट्रॉय किया गया। आरएनए जो है डिस्ट्रॉय होने के बाद भी क्या है, माइस की डेथ हो जाती है। तो ये भी प्रूफ हो जाता है यहाँ पर कि आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में प्रोटीएजेस जो है वो डाल करके क्या किया गया, प्रोटीन जो है उसको डिस्ट्रॉय किया गया। अब ये देखो, जैसे कि ये एस्ट्रेन है, ये आर्स्ट्रेन, ठीक है, आर्स्ट्रेन जिंदा है, एस्ट्रेन जो है उसके कंपोनेंट्स है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और लिपिड है, और आरएनए है, प्रोटीन नहीं है इसके अंदर, और क्या है, डीएनए है, ठीक है, ये स्लाइड में। तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल था, जैसे कि बहुत सारे उस टाइम पे साइंटिस्ट लोगों का बिलीफ था कि इट इज प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो प्रोटीन अगर डिस्ट्रॉय हो गई, प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल था, अगर तो प्रोटीन अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो माइस जो ये जो आर स्ट्रेन है, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अगर प्रोटीन होता तो ये विरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होता और माउस की डेथ नहीं होती। बट यहाँ पर भी जो है माउस जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या समझ में आता है, यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। लास्ट में आप देख सकते हो वो सैंपल जिसमें डीएनए को डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें डीएनए डाल करके डीएनए को डिस्ट्रॉय किया गया, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि चूहा जो है, माउस जो है वो जिंदा रहता है, कोई न्यू लाइफ स्ट्रेन जो है नहीं निकलती है, नो लाइफ स्ट्रेन रिकवर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये सारे केसेस में क्या देख रहे हो कि लाइफ स्ट्रेन आ रही है, प्रोटीन डिस्ट्रॉय कर रहे हो, लिपिड डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आरएनए डिस्ट्रॉय कर रहे हो, पॉलीसेकेराइड डिस्ट्रॉय कर रहे हो, फिर भी आर स्ट्रेन जो है वो क्या हो रही है, कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को लेती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइव स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। बट जहां पर हमने डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो जिंदा चूहा है उसके ब्लड में से कोई लाइव स्ट्रेन रिकवर नहीं हुआ, तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है कि इट इज डीएनए विच इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल for the transmission of character from one generation to the another generation. So these experiments prove that the transforming principle is nothing but a DNA, but all the biologists were not convinced with this experiment. The last experiment for today's lecture is the Hershey Chase experiment. ठीक है, ये हार्शे एंड चेज जो था, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वायरस के ऊपर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरियाज के अंदर जो है वो डिसीज जो है वो कॉज करते हैं।
यूजुअली ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत सिंपल होती है. इट इज मेड अप ऑफ दी आउटर जो कोट होता है वो प्रोटीन कोट होता है. इंस्टेड ऑफ ड्राइंग हियर यू कैन सी दिस इज द आउटर कोट. ठीक है, ये हेड है उनका. ठीक है, ये बॉडी है और ये इस तरीके से टेल पार्ट जो होता है आप देख सकते हो. एंड इनसाइड द हेड यहाँ पर इनका जो होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए फॉर्म में होता है. ठीक है. बहुत सिंपल बॉडी होती है इनकी. जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और उसके अलावा जो प्रोटीन की जो ये ओवरऑल आप जो देख रहे हो हेड है या टेल है जो भी चीजें है ये सब प्रोटीन की जो है कवरिंग. ठीक है. तो हार्शे एंड चेज इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने दो अलग अलग सेपरेट क्या किया मीडियम ले लिया. एक सेपरेट सेट लिया उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए. ये जो फर्स्ट सेट था, फर्स्ट सेट का जो बैक्टीरियोफेज है इसको फॉस्फोरस को क्या किया उन्होंने, इनको वो रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया. डीएनए होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा कि जो डीएनए होता है उसमें फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. तो ये जो फॉस्फोरस था इसको उन्होंने क्या कर दिया, एक सेट में फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया. ये वाला सेट जो आप देख रहे हो यहाँ पर डीएनए इज रेडियो एक्टिवली लेबल. और एक दूसरा वाला जो सेट था, दूसरे सेट में इन्होंने क्या किया, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में जो है सल्फर होता है. ठीक है. तो वो सल्फर को इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया. जिसमें इन्होंने फॉस्फोरस यानी डीएनए को रेडियो एक्टिवली लेबल किया, इसके प्रोटीन को इन्होंने रेडियो एक्टिवली लेबल नहीं किया. और जिसमें उन्होंने प्रोटीन को रेडियो एक्टिवली लेबल किया उसके डीएनए को इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिवली लेबल नहीं किया. ये करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये करने के बाद में उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज वायरस को अलग अलग सेट है, ये याद रखना है. ये जो लाइन है, दिस लाइन शोज द डिफरेंट सेट. ठीक है. इसको इन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया. ठीक है. अब ये जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इनका सेल साइकिल जो आपको पता होना चाहिए. ये बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, अपने आप को जो बैक्टीरिया का सेल होता है या जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल पर, क्या करते हैं, अपने आप को अटैच करते हैं और डीएनए जो होता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर. और ये जो प्रोटीन पार्ट होता है उनका वो क्या होता है, वो डिजेनरेट हो जाता है, फिर उसका कुछ काम नहीं रह जाता है. तो यहाँ पर दोनों जगह पर ये क्या करेंगे, अपने आप को अटैच करेंगे सेल वॉल से और अपना जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो इंजेक्ट करेंगे. ठीक है. ये इन्फेक्शन हो गया यहाँ पर. तो इन्फेक्शन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डीएनए आ रहा है, ठीक है, और प्रोटीन तो निकल जाती है. ये डीएनए रेडियो एक्टिवली लेबल है और ये वाला जो है डीएनए रेडियो एक्टिवली लेबल है. यहाँ पर उन्होंने किसको रेडियो एक्टिवली लेबल किया था, प्रोटीन को रेडियो एक्टिवली लेबल किया था. फिर उसके बाद में ये बैक्टीरिया का जो सेल होता है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर ही ये क्या करते हैं, अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करते हैं. बैक्टीरिया के सेल के अंदर ये रेप्लिकेट होते हैं, 2 से 4, 4 से ये जो है डीएनए बनते चले जाते हैं ये. और फिर उसके बाद में जो है अपने आप को असेंबल करते हैं, अपने आप को असेंबल करते हैं, यानी कि इनके अंदर प्रोटीन और हेड पार्ट पूरा इस तरीके से पूरा जो पार्ट है वो भी बनता है. ठीक है. तो पूरा बनने के बाद में, ये इतना होने के बाद में ये लोग क्या कर रहे थे कि इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते थे. जब बैक्टीरिया इंजेक्ट करके चला गया तो ये प्रोटीन पार्ट जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में क्या हो रहा था, निकल जा रहा था. तो जब हमको नई जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज को जब स्टडी करते हैं तो क्या पता चलता है कि फॉस्फोरस सेल्स के अंदर प्रेजेंट थे. ठीक है. और यहाँ पर जो है नो सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल. क्यों? क्योंकि सल्फर क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट था, प्रोटीन कोड के अंदर प्रेजेंट था. तो प्रोटीन कोड तो वो तो चला गया क्योंकि वहां तो काम खत्म हो गया, सेंट्रिफिकेशन हुआ, सेंट्रिफिकेशन होने के बाद में वो चला गया, वो तो ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा है ना. बैक्टीरिया के अंदर तो डीएनए आ रहा है और यहाँ पर डीएनए तो रेडियो एक्टिवली लेबल है ही नहीं, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल इसमें आएगा कहाँ से, प्रोटीन तो चला गया. और ऑन दी अदर हैंड सेंट्रिफिकेशन के बाद में यहाँ पर प्रोटीन पार्ट निकल गया, प्रोटीन पार्ट निकल गया. लेकिन यहाँ पर हमने फॉस्फोरस को लेबल किया था, यानी कि डीएनए जो जो नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है, तो ये जितने भी आगे हमको नई स्पीशीज मिलती है उसमें सब में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, रेडियो एक्टिवली फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है. तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूफ हो गई थी कि इट इज डीएनए विच इज जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल.